मेरा कारोबार डूब गया और मेरे दोस्त ने एक शर्त पर उसके बदले मेरी पत्नी के साथ एक रात सोने को कहा। मैंने अपनी पत्नी को एक रात के लिए मना लिया और फिर मैं उसी के बराबर वाले कमरे में छुप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैंने कमरे में जाकर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीने छूट गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो जानते हैं कि जरूरतमंद मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है। मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी ही पत्नी का सौदा करना, और मैं सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी पत्नी काले रंग की साड़ी की लग रही थी। उसका हुस्न, लंबे बाल, उसकी गोरी रंगत और उसके हसीन नैनो नक्श हमेशा ही मेरा चैन लूट लेते थे। मगर उसका आज का बनावट श्रृंगार किसी और के लिए था, और सितम यह था कि मैं सब जानता था। मैंने उसके हुस्न पर एक नज़र डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी क़यामत गुजर रही थी, यह मुझसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतजार में था ताकि उसे होटल के कमरे तक पहुंचा सके। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्जा से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन यह आज की रात तो कटते नहीं कट रही थी। आज की रात मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था, उसकी हसीन खूबसूरत निगाहें, उसका हसीन बदन। मुझे अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी पत्नी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस कमरे में उसकी बेबसी से बहसे आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा सांस पूरी तरह से फूल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त करता। इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था जहां पर मेरी पत्नी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के करीब जा रहा था मेरे दिल के हालात और भी बदतर होती चली जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे कोई खून उतर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि अपने दोस्त को जान से मार दूं। कर्जमंज तो मैं पहले से था, कातिल भी बन जाता, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा। सामने रिसेप्शन पर दोस्त का नाम बताया और यह पूछा कि यह किस रूम में है, तो वह अजीब सी मुस्कुराहट से हंसकर कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया है। डायमंड रूम के नाम से यह भी कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरा दोस्त का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे मुझे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे इस रूम के बराबर वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द नहीं थे कि मैं अपने दर्द को क्या बयां कर सकता। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और मैं इस कमरे के बराबर वाले कमरे में चला गया। दोनों कमरे की गैलरी अलग अलग थी। इस बीच में दीवार थी जिसे लाना मेरे लिए कोई मुश्किल था ना। मैंने बड़े धीरे से दीवार लांघी और अपने दोस्त के उस स्पेशल रूम के कमरे की गैलरी में पहुंचा। मेरी जेब में उस वक्त तेज धार वाला चाकू था और मैं इरादा कर चुका था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी जो हालत हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सा गैलरी के शीशे को दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे साथ से चाकू जमीन पर गिर गया था। मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मेरे पूरे वजूद पर जैसे कयामत आ गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। हम फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर अलग अलग प्रकार के बर्गर मौजूद थे। मेरा दोस्त बैठा मुझे दो टुक देखे जा रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का, इससे ज़्यादा मैं तुमसे वक्त नहीं दे सकता। शायद इसके लिए वह सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था। इतना कर्जमंद था कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात सुन रहा था।
जो कि मर्द की गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे यूं चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खा लो, इसके पैसे नहीं लूँगा। यह कहकर वह मुस्कुराया था। कहने लगा, तुम ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हो। हालांकि जिस माहौल में हम रहते हैं यह तो एक आम सी बात है, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर अपनी पत्नी को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं। करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक रात में साइन हो जाता है। तुम भी मालदार हो जाओगे। मैं दोनों हाथों की मुट्ठियां नीचे नज़र झुकाए कैसे उसकी बकवास सुन रहा, यह मैं भी नहीं जानता था। बेबसी और मजबूरी इंसान को ना जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े मज़े से बर्गर खा रहा था, लेकिन मैं यूं था कि जैसे जान हलक में लिए बैठा हूं। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड से कभी यह भी कहता था कि जिस मर्द में गैरत नहीं उसे मर्द कहने का कोई हक नहीं है, और आज मैं जो कुछ अपनी पतली के लिए सुन रहा था मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने ऐसी बहुत सी औरतें देखी होंगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरों के सामने बेच देती हैं, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी के खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वह पत्नी जो हमेशा बहुत ही प्यार से मेरे साथ रहती थी, मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। छूना तो दूर की बात, उसे किसी ने देखा नहीं था। मुझे याद आने लगा, जब भी हमें शादी पर जाना होता तो पायल जब दुपट्टे से घूंघट निकालती तो मैं उसे कहता कि तुम भी क्या हर वक्त खुद को लपेटे रखती हो। शादी पर सब औरतें तैयार होकर आएंगी, मेकअप समेत वह खूबसूरत लगती हैं। तुम तो वैसे भी बेहद हसीन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार होकर आओ ताकि सब औरत तुम्हें देखती रह जाए और कहे कि अमन की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले से बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत और लगाव से कहने लगी, मेरा हुस्न सिर्फ आपके लिए खास है अमन, मैं इन लोगों को दिखाकर आम क्यों करूं। मेरा तो जी चाहता है मुझे आपके अलावा कोई आंखें न देखे। पायल की बात जैसे अभी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखों से दर्द के आंसू निकल रहे थे। मैं अपनी ऐसी शरीफ पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे यह सब स्वीकार नहीं था। मेरे दिल की आवाज़ जुबान पर आई थी। मेरे दोस्त का बर्गर मुंह के करीब था, हाथ में ही रह गया। एक पल में मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लाओ निकालो मेरे 50 लाख रुपए। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरी आंखों में जमा पानी सीधा मेरे गालों पर गिर गया था। लेकिन मैं कोई कमज़ोर मर्द हरगिज नहीं था, बस मजबूत दिल का था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक साथ मैं कैसे कर सकता हूँ और एक रात के अंदर कैसे लेकर आऊँगा। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। तुम्हारे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसों का इंतजाम कर दो। मैं वहाँ से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम ठंडा था, हवाएं भी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। इस कदर शिद्दत से हो रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं जाने कैसे अपने घर पहुंचा था। रात का 1 बज गया था। मैंने दरवाजे की बैज बजाई तो फ़ौरन से पायल की आवाज़ आई। मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे, कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मरे मरे कदमों से अपने कमरे में जाने लगा तो पायल मेरे पास आ गई। कहने लगी, अमन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। वह कहने लगी कि अमन मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं। मैंने नहीं, सिर हिला दिया। मैंने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूं, जबकि वहां खाने के लिए सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भूख तो दोस्त की बात सुनकर ही मिट चुकी थी। पायल मेरे पास आ गई, मेरा चेहरा देखने लगी, कहने लगी, क्यों झूठ बोल रही हो अमन, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी आपका इंतज़ार कर रही थी, तो मिलकर खाना खाते हैं। पायल की यही तो बात थी। वह मेरी आंख में झांक कर मेरे दिल के
हाल को यूं बता देती थी। या शायद पत्नी पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल तो खाना गर्म करके ले आई। खाना क्या था, बस खाने के नाम पर सिर्फ दाल और चावल थे और सूखी रोटियां। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार पत्नी पर, जिसने हर तंगी में मेरे साथ बड़े सब्र और खामोशी से गुजारा किया था। कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे लिए किया है। मैं पायल का चेहरा देख रहा था, उसका वह हुस्न जो सिर्फ मुझ तक सीमित था। आज मेरी वजह से जब पायल ने मुझे खामोश बैठे देखा तो वह बाला बनकर मेरे मुंह के पास ले गई। कहने लगी, खाना खाएं और सारी फिक्र भूल जाइए। मैंने उसके हाथ से निवाला लिया। खाना उसी ने मुझे खिलाया था। फिर मुझसे पूछने लगी, बताएं क्या कहा आपके दोस्त ने, वह आपकी मदद करेगा। अपने दोस्त के पास जाने से पहले पायल ने कहकर गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है। वह कह रहा है कि मेरी मदद करेगा। तुम प्रार्थना करना कि मामला बन जाए। लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी वह मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, वह मामला नहीं बना। यह सुनकर पायल के चेहरे पर भी मुरझाहट की लकीरें गहरी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली दे रही थी कि आप फिक्र ना करें। मैंने कहा कि वह कल ही मुझे पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूं? मैंने उसका हाथ थामकर बेबसी से कहा। वह कहने लगी, उससे कुछ वक्त ले लो। मेरे पास जो कुछ था अमन मैं सब बेच चुकी हूँ। आप तो मेरे पास भी बचने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ाया था। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी जो वह कह रहा था, जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे और क्या चाहिए। तुम तो अपनी पत्नी से इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो कि तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और माला माल भी हो जाओगे। मुझे अपने दोस्त के मुंह से यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो? वह कहने लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा, मेरी पत्नी को तुमने कहाँ देखा? और इस बात पर वह हंसने लगा। कहने लगा, देखने वाले तो क़यामत की नज़र रखते हैं। सामने वाला 7 पर्दों में ही क्यों चुना छुपा हो, उसे देख ही लेते हैं। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा था, इस बात को छोड़ो। बस मुझे बताओ, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो मैं आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। चंद रातें तुम्हारी पत्नी मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारेगी और तुम्हारा कर्ज जैसी जैसी तुम्हारी पत्नी का हुस्न मेरे काम आएगा, मैं तुम्हें भी मालामाल करता चला जाऊंगा। वह किस कदर बेशर्म और नीच इंसान था। अगर मैं कर्जमंद ना होता तो यकीन इस वक्त उसका गिरेबान पकड़कर उसे मार मार कर लाल कर चुका होता। कम वक्त कर्जार वालों की लोगों की नज़र में 2 टके की औकात नहीं होती, इसलिए जिसका जो दिल चाहता है वह कह देता है। जरा सा टेढ़ा जवाब दो तो कहते हैं, लो पैसे निकाल लो। हमारी रात को यह सोचते ना सोचने कब मेरी आंख लग गई थी, लेकिन सुबह किसी ने बुरी तरह से हमारा दरवाजा खटखवाया। मैं और पायल एकदम बैठे थे। मैं फौरन कमरे से बाहर निकलकर मेन गेट का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर हवलदार भी थे, मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका दिवाला निकल गया है। इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं इसे मोहलत दूं, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वह ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहनाता, पायल शायद गेट के पीछे से मुझे देख रही थी। कहने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को मत पकड़ो, ले जाओ, यह बेईमान नहीं है। बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। यह सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी है, लेकिन आपके पति को वह मंजूर नहीं है। फिर कहने लगा कि यह तो पैसे चुकाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा, इसके पास कुछ नहीं है कि मैं इस वक्त दूंगा। आप अपनी बात करें कि आप मेरा कर्जा उतारेंगी। पायल कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ,
मैं हर महीना आपको जितनी भी रकम हो सकेगी दे दूंगी। यह बात सुनकर मेरे दोस्त ने अपना माथा चटाया और कहने लगा, 50 लाख रुपए देने हैं, 5,000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा कि भाई इसे जेल में बंद कर दो। यह सुनकर मेरी पत्नी दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बाहर आ गई। मेरे दोस्त के सामने मिन्नतें करने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति को गिरफ्तार मत करो। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पायल मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं उसकी शर्त मान लेते। मैंने कहा कि वह शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। पायल तुम अंदर जाओ, मैंने सख्त अंदाज में कहा था। लेकिन पायल से शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे दोस्त से कहने लगी, राहुल जी, मैं अमन को मना लूँगी, हम आपकी यह शर्त पूरी कर देंगे। भगवान के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन मत लेकर जाए। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा किया तो वह वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त कहने लगा कि अंदर चलकर बात कर लेते हैं। वह मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे मैं और पायल भी घर में दाखिल हो गए। लेकिन इस बार मेरा दोस्त पायल से बोला, कहने लगा कि मैं तो पहले भी अमन से कहा था कि बीच का रास्ता जो है उसे तुम मान जाओ। मैं पैसे के मामले में बहुत घटिया किस्म का इंसान हूँ, अपना नुकसान नहीं कर सकता। वह अपनी आदत को जाहिर कर रहा था। पायल रोने लगी। आप बताइए अमन को क्या करना होगा। मेरा दोस्त एक कमीनी हंसी हंसते हुए पायल को बड़ी अजीब नज़रों से सर से पांव तक देख रहा था। मुझे लगा कि जैसे मेरी राहों में खून की बजाय आग दौड़ने लगी है। मैं बड़ी मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर वह कहने लगा कि आपको बताया नहीं अमन ने कि मैंने क्या शर्त लगाई है। पायल ने नहीं में सर हिला दिया। अब भी उसका चेहरा छुपा हुआ था। मेरा दोस्त कहने लगा, देखिए, अगर आप चाहती हैं कि इसका कर्ज माफ़ हो जाए तो मैं इसे एक अच्छी खासी रकम कारोबार के लिए भी दूंगा, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। यह कहते हुए पायल के करीब होने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया। अपने दोस्त को हाथ से पीछे किया और कहा कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम जाओ यहाँ से और जो कर सकते हो कर लो। मुझे पुलिस में पकड़ा दो या फिर फांसी चढ़ा दो। मेरी बात सुनकर पायल रोने लगी। कहने लगी, अमन आप हैं तो मैं हूँ, मुझे पूछ लेने दे, इनको क्या काम है। मैंने कहा कि तुम नहीं जानती इस आदमी को, जो यह कह रहा है वह काम मैं तुमसे कभी नहीं करवा सकता। लेकिन पायल कहने लगी कि वह भी मजबूर है। कहने लगी, मैं आपको कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। यह सब अभी भी हो रहा था। तब दोस्त ने पायल को अपनी शर्त बताई तो कुछ पल तो वह फटी फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली तो मैं था कि ज़मीन से घट चुका था। मैंने फ़ौरन उसने अपनी नज़र नीचे कर ली। उसके बाद वह नहीं रुकी, फ़ौरन से कमरे में चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी पत्नी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना फिर मैं पुलिस को ले आऊँगा। वह कहकर वह घर से बाहर चला गया था। 2 घंटे पायल भी कमरे से बाहर नहीं आई। 2 घंटे बाद कमरे से बाहर आई थी और आंखें उसकी रो रो कर सूजी हुई थी। खुद ही आकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कर दे। मैं हैरानी सी उसकी तरफ देखा था। मुझे पायल से इस जवाब की हरगिज उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, पायल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मेरे प्यार का इंतकाम मत मांगो जो मैं नहीं देख सकता। वह रोने लगी। मैं आपको जेल में नहीं देख सकती। और आप क्या समझते हैं, अगर आप जेल में बंद हो गए तो मेरे साथ क्या होगा। मैं अकेली घर पर वैसे भी सुरक्षित नहीं रहूँगी। पायल की बातों को ठीक थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी उसके साथ कुछ भी कर जाता। वह कैसे अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन फिर भी मेरा मन इस बात पर दिल नहीं मान रहा था। मैं कैसे अपने सामने अपनी पत्नी को पाप की दलदल में धकेल देता, और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। हालातों को देखते और पकते हुए मैंने अपनी गैरों को सुला दिया था, और यह एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल काम होता है।
मैंने अपने दोस्त को फ़ौरन फ़ोन किया और कहा मुझे उसकी शर्त मंजूर है, और वह यह सुनकर कहने लगा तुमने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला लिया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के साथ एक तड़पते भड़कते से कपड़े मेरी पत्नी के लिए भेजे थे, जिसे पहनकर उसे ड्राइवर के साथ किसी होटल के कमरे में जाना था। पायल के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया था, इसलिए मैं भागता हुआ होटल पहुंचा था। कुछ पैसे मेरे दोस्त ने एडवांस में मुझे अपने ड्राइवर के हाथ भेजे थे। मैंने उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में कूदकर जब अंदर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे दोस्त की बाहों में हंस रही थी, बातें कर रही थी। कहने लगी मैं तो समझी थी कभी दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि अमन बहुत ही गैरतमंद किस्म का इंसान है, इसलिए मुझे समझदार और अच्छी पत्नी होने का ड्रामा करना पड़ा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। मेरा दोस्त कहने लगा देख लो मेरी अकल का कमाल, मैंने उनका सारा पैसा भी हड़प लिया और पत्नी भी। मेरा दोस्त मेरी पत्नी की बालों की लट को ठीक करते हुए बोला वह बेवकूफ़ यह समझता था कि उसे नुकसान हो गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद आने लगा कि मेरा दोस्त जब मेरे साथ पार्टनरशिप पर काम करने आया था तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी, जगह उसकी थी और पैसे मैंने लगाए थे। हमने लाखों के जूते गोदाम में रखे थे ताकि जल्द से जल्द यह बेचकर मुनाफा कमाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, लेकिन एक रात मैं सो रहा था, उसका फ़ोन आया, कहने लगा कि अमन गोदाम में आग लग गई है, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग के लपेटे में था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया, कहने लगा कि सारा माल लक्कर राख होकर ढेर बन गया है, तुम्हारा तो दिवाला ही निकल गया है, सारा माल तुम्हारे पैसे, तुम तो सड़क पर आ गए। उस वक्त मेरी यह हालत थी कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मेरे सीने में दर्द उठा। मेरा दोस्त मुझे अस्पताल ले गया। मुझे सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया और मेरी तबीयत संभाली तो पायल मेरे पास बैठी रो रही थी। कहने लगी आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपना जेवर बेचकर दिया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने भी कुछ संभाला ही था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया। कहने लगा जो माल जला है उसमें तुम्हारे माल के अलावा 50 लाख का माल हमने उधर से भी उठाया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सके, और वह माल भी जल चुका है और वह आदमी पैसे का तमाशा कर रहा है। मैंने कहा मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम दूँ? तो वह कहने लगा यह तो तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि नुकसान तुम्हारा है। मेरा दोस्त और मेरी पत्नी मुझे मिलकर धोखा दे रहे थे, क्योंकि अब वह कबूल कर रहा था कि गोदाम में आग लगने से पहले वह माल निकाल चुका था। जो जला था वह बेकार और ख़राब माल था, और यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ रंग रंगीला मना सके। उसी वक्त मेरे मोबाइल मौजूद था। मैंने उसकी वीडियो बना ली और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और अपनी बीवी और अपने दोस्त की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर दी। उन्हें जालसाजी के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया था, और आज मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सुखदीप की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए।